आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िकल ज्योग्राफी। हम ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी 4 वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, चाहे तो देख सकते हैं। तो फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो दोनों ही से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों में क्या होता है कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी में कुछ ऐसी मौसमी घटनाएं और ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो पूरे विश्व में एक तरह से घटती हैं। मतलब कहीं कहीं एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम रहती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, अगर हम मानव भूगोल की बात की जाए तो मानव भूगोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल हमको जल्दी समझ में आ जाता है। कैसे? क्योंकि वो हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं, तो अगर उनके एक दो एग्जाम्पल दिए जाएं तो वो बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमको थोड़ा समय देना पड़ता है। उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ आसपास जो हो रही हैं, जैसे कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को समझने के लिए एक दो टॉपिक को हमारे पास, एक दो टॉपिक जो भी उससे रिलेटेड है उसकी जानकारी अगर हमारे पास रहेगी तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत मांगता है। फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा मेहनत मांगता है। अगर आप पेशेंस के साथ थोड़ी सी इसको समय देंगे, टाइम देंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और इसको आप कभी भूलेंगे नहीं। इसको अगर आपने टाइम दे दिया तो इसके जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कभी भूल नहीं सकते आप। वो आपकी समझ में आ जाएंगी। अगर कोई चीज़ समझ में आ गई तो आप भूलेंगे नहीं कि कौन सी चीज़ें, कौन सी घटनाएं क्यों होती है और कब होती हैं। तो ये चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में बताई जाती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी और साइंस में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि हम साइंस की पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, और कभी साइंस में ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो मिले हुए हैं। तो जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमको सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम उनको रिलेट करके देखें, हम सभी को अच्छे से पढ़ें, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इतनी बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए कि कुछ भी छूटे नहीं। और कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से टीचर्स से पढ़ें, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ें, बहुत अच्छी बुक से पढ़ें और पेशेंस के साथ पढ़ें। क्योंकि कभी ना कभी तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और जब आप बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम देना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप कामयाबी के रास्ते पर ऊपर ही ऊपर चलते चलेंगे। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। हमारे वायुमंडल की कैसे संरचना होती है। 3 तरह के मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी पर: स्थल मंडल, जलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल। तो आज हम देखेंगे वायुमंडल। हम जहाँ पर रहते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ग्रह है। इस पे जीवन की सभी दशाएं मौजूद हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल को छोड़ दिया जाए तो हर जगह इंसान रह रहा है। समुद्र के बीच में द्वीप हैं, उन पर रह रहा है। मतलब मौसमी इस तरह से परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कि मानव के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम अंतरिक्ष देखें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका एक ही रीज़न है, इस पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 2/3 पानी है यहाँ पर, 1/3 ज़मीन है। तो आज हम देख लेते हैं पृथ्वी जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो पृथ्वी पर जो हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, पृथ्वी के किसी भी कोने में रह रहे हैं, हम अर्थ के किसी भी कोने में रह रहे हैं, वहाँ से ऊपर, जीरो से जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से लेकर ऊपर 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल बताया गया है। ट्रोपोस्फेयर, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं और हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो ये इसकी सीमा बताई गई 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल कहा गया है। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। इस मंडल के अंदर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। कौन सी मौसमी घटनाएं हो सकती हैं? ठंड, गर्मी, बारिश, ओले पड़ना, बिजली कड़कना, तूफान आना, सुनामी आना, ये सभी चीज़ें इस वाले मंडल में होती हैं। और इसमें पूरे वायुमंडल में जो भी परतें हैं उसका 75% जो भी गैसेज हैं, जो भी वायु है हमारी, 75% सिर्फ अकेले क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अकेले इस क्षोभ मंडल में रहती है, इतनी सी सीमा के अंदर। और अक्सर देखा जाता है कि जो सीमा बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, अब एक सीमा है ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा बोलते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये जो सीमा है जो कि क्षोभ मंडल को और समताप मंडल को अलग कर रही है,
इस सीमा की ऊंचाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अगर हम देखें, इसकी ऊंचाई इक्वेटर पे अलग है और ध्रुवों पे अलग है, पोल्स पे अलग है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे इसकी ऊंचाई कम है, नीचे है, और इक्वेटर पे ज़्यादा है। उसका एक ही रीज़न है कि उसका ही एक रीज़न है, उसका रीज़न है तापमान। वहाँ पर कुछ अलग तापमान है इक्वेटर पर, और ध्रुवों पर कुछ अलग तापमान है। एक चीज़ और जो समझने वाली है, जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे चीज़ें नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वो संघन हो जाती है वायु वहाँ की, उसमें भार जो है बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा नीचे आ जाती है। और जो गर्म होता है उसकी वायु थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। तो वहाँ पर जो लेयर है, ये ट्रोपोपॉज क्षोभ सीमा है, वो थोड़ा सा ऊपर है, इक्वेटर पर ऊपर है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर तक जाती है। और वहीं पर अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पे वो 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक आ जाती है नीचे। उसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर रहती है। और वहीं पर इक्वेटर की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर तक वहाँ की ऊंचाई पहुँच जाती है। उसका रीज़न मैंने बताया कि तापमान इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इक्वेटर पर क्या होता है कि सूरज वर्ष भर चमकता रहता है, थोड़ा सा इधर आएगा और थोड़ा सा उधर जाएगा, लेकिन ज़्यादातर समय इक्वेटर पर ही उसका बीतता है सूरज का। जब जहाँ पे सूरज रहेगा वहाँ पे गर्मी रहेगी, गर्मी रहेगी तो वहाँ का जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, जब गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। ये सभी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। जब ऊपर उठ जाएगी तो वो जो लेयर्स बनी हुई हैं, जो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किए हैं, उन लेयर्स की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। तो इन्हीं का औसतन हम जो ले लेते हैं, कहीं पर 18 किलोमीटर तो कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं पर 11 किलोमीटर, तो इसका जो औसत आ जाता है, ऊंचाई औसत, वो 13 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। जो कि ऑथेंटिक बुक हैं, जो भी ज़रूरी बुक हैं, जो हमारे देश की नंबर 1 बुक है, उनके अंदर भी 13 किलोमीटर दे रखा है। आज तक मैंने भी 13 किलोमीटर ही पढ़ा है, लेकिन कुछ टीचर्स कुछ उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा देते हैं। लेकिन आप पढ़िए, ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, जानी मानी बुक से पढ़िए, जिसका बाज़ार में काफ़ी नाम हो या जो बहुत अच्छी हो, तो उसको मानने वाला है, उसको मानना ही चाहिए। और क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, जो सर्वमान्य है क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, जो सभी ने मान चुके हैं कि हाँ ये ऐसे हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी ये इतना है, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हमने क्लियर कर लिया, अलग अलग स्थानों पर इसकी ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, इक्वेटर पे ज़्यादा ऊंची होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। और जो इसकी सीमा है, जो क्षोभ मंडल है, उसकी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, क्षोभ सीमा कहा जाता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं, उसमें एक और विशेषता है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल के अंदर तापमान घटता चला जाएगा। इसका एक वो है, इसको बोलते हैं सामान्य ह्रास दर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे, उसी तरह से वो तापमान उतना ही कम होता चला जाएगा, -1 डिग्री पहुंच जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएंगे -1 डिग्री और हो गया, माइनस और हो गया। मतलब इस तरह से अगर हम 1 किलोमीटर को देखें तो 6 से 6.5 माइनस, अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो अगर हम 1 किलोमीटर को 165 से डिवाइड करें 1000 मीटर को, तो 6 से 6.5 के बीच में आता है। तो 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो -6 डिग्री से 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये ऊपर वाली सीमा तक पहुँचते पहुँचते तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एक चीज़ और रहेगा इसमें, जो हमारा बेस है, जो हमारा पृथ्वी है, उसका बेस गर्म है। उसका रीज़न है जो सूरज से हमारे पास जो भी रेज़ आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ और इंफ्रारेड रेज़। इंफ्रारेड रेज़ में जो होती हैं अवरक्त किरणें बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उन जो इंफ्रारेड जो रेज़ हैं उसमें गर्मी होती है, और वो गर्मी जैसे हमारे सरफेस पे पड़ती है, यहाँ की जो वायुमंडल है, जो हवा है, उसको गर्म कर देती है। और ध्रुवों पे वो जो रेज है वो सही से पहुंच नहीं पाती, क्योंकि सूरज इक्वेटर के आसपास ही घूमता रहता है। ऊपर आएगा, अगर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर पे आ जाएगा, मकर रेखा पर, और अगर नीचे जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मुझे हिंदी इसका याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश याद आ रहा है। एक तो मकर रेखा होती है और एक कर्क रेखा होती है। ऊपर वाली को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली को जो साउथ पोल पे है उसको मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सूरज घूमता रहता है और ज़्यादातर जो समय बीतता है उसका इक्वेटर पे बीतता है। तो वहाँ की जो जलवायु है हमेशा गर्मी रहती है और बारिश भी उसी जगह पे ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि ऊपर होती है ठंडी वायु और नीचे होती है गर्म वायु। जब गर्म वायु गर्म होकर ऊपर जाएगी तो उसको जो भी ठंडी वायु है उसको संघनित कर देगी, तो उसमें जो भी बूंदें हों नीचे आके पड़ जाती हैं। इसी वजह से ज़्यादातर समय इक्वेटर पे जो भी देश हैं वहाँ पर बारिश होती रहती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम किसी और क्लास में देखेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं अभी। तो अभी देख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में हम देख चुके हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल 0 से 13 किलोमीटर तक ऊपर है और इसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। हर तरह की जो मौसम की घटनाएं हैं वो इसी के अंदर घटित होती हैं। अब चलते हैं हम ऊपर। मैंने बताया था, इसको देख लेते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ तक, ट्रोपोपॉज तक, क्षोभ सीमा तक, तापमान घटता रहेगा। जैसे ही हम ट्रोपोपॉज से ऊपर निकलेंगे, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये तापमान को डिसाइड कर रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वायुमंडलीय परतों का जो निर्धारण है वो सिर्फ तापमान के आधार पर होता है, उनकी मोटाई या गैसों की सघनता के आधार पर नहीं होता। कौन सी गैस कहाँ पर है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, इसके आधार पर वायुमंडलीय परतों का निर्धारण नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही वजह से हुआ है, सिर्फ तापमान। तापमान कहाँ पर कितना है और कितना कम जा रहा है, कितना ज़्यादा है, कितना बराबर है, सिर्फ तापमान के आधार पर इन वायुमंडलीय परतों का निर्धारण किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडलीय जो परतें बनाई गई हैं उनका निर्धारण किस बेस पर किया गया है, तो हम बता सकते हैं कि उसका निर्धारण सिर्फ तापमान के आधार पर किया गया है। तो क्वेश्चंस को आराम से बना देना है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अब हम चलते हैं इस पर। हम ये जो है तापमान को डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इधर की तरफ, लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो तापमान कम हो रहा है। अब हम आ जाते हैं इस वाले में, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। इसको समताप मंडल कहा जाता है, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। इसकी जो ऊंचाई डिसाइड की गई है 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर डिसाइड की गई है। इसको समताप मंडल कहा जाता है। इसको समताप मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की कुछ एरिया की जो वायु है, जो ताप है वो समान रहता है। देखना, हर जो परत है उसको डिसाइड करने के लिए बहुत इस तापमान को ही वेरी किया गया है, इसको भी ध्यान में रख के किया गया है। इसको देख लेते हैं पहले। अगर हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो तापमान कम हो रहा है, हम सीधे जा रहे हैं तो तापमान समान है, फिर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो तापमान इस वाली लेयर में बढ़ रहा है, इस वाली लेयर में बढ़ रहा है। फिर हम इसकी सीमा पर पहुँचे, अब यहाँ पर तापमान स्थिर हो गया, हल्का सा स्थिर हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने इसको तापमान को समताप मंडल कह दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा ये स्थिर हुआ है और यहाँ से फिर से ये कम होना स्टार्ट हुआ है। अब हम इधर जा रहे हैं तो तापमान कम हो रहा है, फिर से यहाँ पर स्थिर हुआ है, अब हम इधर जा रहे हैं राइट में, तो ये तापमान बढ़ रहा है। इन सभी लेयर्स में तापमान बढ़ता चला गया है। तो ये था ये लाइन जो कि हमको तापमान के बारे में बताती है कि कौन सी लेयर में तापमान घटने वाला है और कौन सी लेयर में बढ़ने वाला है। तो मैंने बताया था कि इन लेयर्सों का जो निर्धारण है वो तापमान के आधार पर होता है। तो हम देख रहे हैं कि हर लेयर में यहाँ पर पहुँचने के बाद तापमान स्थिर हो जा रहा है, यहाँ पर भी स्थिर हो रहा है और यहाँ पर भी स्थिर हो रहा है, भले ही इससे कम हो रहा है। तो यहीं से डिसाइड किया गया इस लेयर को यहाँ से डिसाइड किया कि इस लेयर को ये नाम दिया जाएगा और इस लेयर को ये नाम दिया जाएगा। इस तरह से इस तापमान के आधार पर इन लेयर को नाम दिया गया है, डिवाइड किया गया है अलग अलग। तो अब देख लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। अब समताप मंडल में क्या होता है, ये 1350 किलोमीटर दूर है। इसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है ओजोन लेयर, ये वाली ओजोन लेयर मैंने डिसाइड की है। ओजोन लेयर हमेशा
समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। समताप मंडल में भी कम से कम ओजोन लेयर की जो ऊंचाई रखी है वो कम से कम औसतन 20 किलोमीटर के आसपास रही है। हम जहाँ पर खड़े हैं उससे 20 किलोमीटर के आसपास ऊपर ओजोन लेयर है, जो कि हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अगर ये नहीं होती तो यहाँ पर बहुत घातक बीमारियाँ हो सकती थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो मोटाई है या जो भी उसकी सघनता है वो ध्रुवों पर बहुत कम है। मतलब बताया जाता है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जो ध्रुव है वहाँ पर उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है। छेद का मतलब है वहाँ से जो ओजोन लेयर है वो गायब सी हो गई है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें, वो गायब क्यों हो गई है ध्रुवों पे, और इक्वेटर पे और बाकी जगहों पर वो सही है उसकी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई और उसकी सघनता, उसकी जो कण है वो पास पास है। लेकिन वहाँ पर जो ध्रुव है वहाँ पर नहीं है, मतलब बहुत बड़ा छेद हो गया है जो कि भर रहा है। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि वो भर रहा है, मतलब कम हो रहा है। ओजोन लेयर के ना होने से जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच जाती हैं। अगर वो नहीं होगी ओजोन लेयर तो उसको अवशोषण नहीं करेगी, ओजोन लेयर उसको अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है। उसका भी एक रीज़न है। ओजोन लेयर को लेकर पूरी एक वीडियो बनेगा, उसके बारे में समझा दिया जाएगा कि किस तरह से ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर खींच लेती है और कुछ और बना देती है। जिसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे हम। तो उसका हम बात कर रहे थे ध्रुवों पर और इक्वेटर पर। इक्वेटर पर ये सबसे ज़्यादा मोटी है और ध्रुवों पर ये बहुत कम है। मतलब इसमें एक तरह से होल सा हो गया है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज सीधी वहाँ पे पहुँच रही है। इसका रीज़न है, रीज़न क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है। O3 उसका सिंबल है। तो O3 उसका सिंबल है जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। और पोल्स पे कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पे कोई जंगल नहीं है, वहाँ पे कोई ट्री नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पाती। वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं बन पा रही है। इसी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो गया है। तो इसमें ज़्यादा की चिंता की बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मानवों की जो भी है बस्तियाँ हैं वो वहाँ पे नहीं है, रेयर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर है। वहाँ पे सिर्फ रिसर्च करने के लिए वहाँ पे वैज्ञानिक रहते हैं, अपने छोटे छोटे वो घर बना रखे हैं वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तो वहाँ पे जीवन नहीं है, ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो ये थी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पृथ्वी से कम 20 किलोमीटर ऊपर है, पृथ्वी से 20 किलोमीटर के ऊपर आसपास औसतन इसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर है। वहीं ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पे कम है, और वहीं पे इक्वेटर की बात करें तो इसकी ऊंचाई ऊंची है। तो अगर हम औसत लेते हैं तो इसकी ऊंचाई आ जाती है 20 किलोमीटर के आसपास। अब इसमें समताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? यहाँ पर हवाई जहाज़ चलते हैं। हवाई जहाज़ समताप मंडल में क्यों चलते हैं? सोचने वाली बात है। हवाई जहाज़ तो नीचे भी चल सकते थे। नहीं, यहाँ पर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल के अंदर, और यहाँ पे तूफान चलते हैं और बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, बिजली कड़कती है। बहुत सारी जो मौसमी घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं, जिसकी वजह से प्लेन्स को, हवाई जहाज़ों को नुकसान हो सकता है, वो क्रैश हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऊपर वाले मंडल में पहुंच जाते हैं। ऊपर वाले मंडल में वहाँ पर आसमान बिल्कुल शांत है, वहाँ पर वायुमंडल बिल्कुल शांत है, समताप है, समान है, बिल्कुल समान है वहाँ पे। इसी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा, अगर जिन्होंने सफ़र नहीं किया है उसमें एरोप्लेन में, उन्होंने टीवी में भी देखा होगा, ज़्यादातर जो हवाई जहाज़ हैं वो बादलों के ऊपर तैरते हैं। बादलों के ऊपर तैरते हैं मतलब ऊपर ही चलते हैं, बादलों से ऊपर रहते हैं। तो जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में अब ये डिसाइड नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि ज़्यादातर समताप मंडल में हवाई जहाज़ चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर देखे पायलट तो उसको क्षोभ मंडल में भी चला सकता है, अगर मौसम साफ़ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल यही नहीं कह सकते कि हम समताप मंडल के ही अंदर हवाई जहाज़ चलते हैं, नहीं, थोड़ा नीचे भी आ जाते हैं और उसमें चलते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उनको ऊपर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और नीचे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था समताप मंडल। इसमें 2 तरह की घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं, एक ओजोन लेयर है और इसमें हवाई जहाज चलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो सीमा है समताप मंडल की, इसको स्ट्रोपोज स्ट्रेटोपोज कहा जाता है।
समताप सीमा, समताप मंडलीय सीमा कहा जाता है, इंग्लिश में स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई मैंने बताया था 13 से लेकर 50 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं मध्यमंडल के अंदर, मीसोस्फीयर के अंदर। मीसोस्फीयर के अंदर जो एक घटना जो बहुत ज़रूरी है वो है, मीसोस्फीयर के अंदर जो उल्कापिंड होते हैं, जो उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं और मध्यमंडल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ज़्यादातर जो उल्कापिंड होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जो अंतरिक्ष से आए रहते हैं, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। उनका घर्षण इतना ज़्यादा होता है, उन पर फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा लगता है कि यहाँ पर वो बच ही नहीं पाते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर आ जाए अंतरिक्ष से और उसको पूरी तरह से ये जला ना पाए तो वो यहाँ पर आके जल जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वायु है और जब उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो उस स्पीड में हमारी वायु क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स पैदा करती है, घर्षण पैदा करती है, जिसकी वजह से वो जला देती है। और अगर वो इधर तक भी आ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स का सामना करना पड़ता है। मतलब पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत बड़ा पत्थर हो, पहले तो ये टुकड़ों में तोड़ देता है, यहीं पे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े ही बचे, उसको भी जला डाला, फिर भी वो टूटते टूटते कई बार पृथ्वी तक पहुंच जाता है। उसका रीज़न है बहुत बड़ा होना और ये वायुमंडल द्वारा उसको तोड़ ना पाना। कई बार मौसमी घटनाओं में देखा जाता है कि कहीं पर उल्कापिंड गिर जाते हैं, कई बार आए हैं पृथ्वी पर। ऐसा कहा जाता है कि जो डायनासोर थे, जो 6 करोड़ साल पहले की बात है, जो डायनासोर थे उनकी मृत्यु भी उल्कापिंड की बारिश की वजह से हुई थी। तो हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा मौसमी घटनाओं में चेंज हुआ और ये हमारा एनवायरनमेंट शायद उस समय ऐसा ना रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ पर उल्काओं की बारिश हुई। और ऐसा कहा जाता है, रिसर्चरों ने कहा है कि उल्कापिंडों की बारिश की वजह से यहाँ पर जो डायनासोर थे उनकी मृत्यु हुई है। इसको एक बड़ा कारण बताया जाता है। तो जैसे ही उल्कापिंड इस वाले मीसोस्फीयर में घुसते हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि तारे टूटते हैं, तारे कभी टूटते नहीं हैं। तारा या तो ख़त्म ही हो जाएगा, स्टार्स पहली बार तो इधर तक आएगा नहीं। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो तैर रहे हैं अंतरिक्ष में। वो जैसे ही अपनी जो लाइन है उसमें कोई भी ग्रह आता है, कोई भी वायुमंडल आ जाता है, उसी में चले जाते हैं। तो अब वो वायुमंडल कैसा है, उसको जला पा रहा है कि नहीं जला पा रहा है, उसमें कोई ग्रह है, ग्रह तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो उसकी वायुमंडल की दशा पर डिपेंड करता है। तो हमारा वायुमंडल हमारी रक्षा कर रहा है, बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर वो जो घुसते हैं यहीं पर जलना स्टार्ट हो जाते हैं और हमको लगता है तारे टूट रहे हैं। तारे नहीं टूटते कभी, वो होते हैं उल्कापिंड, पत्थर छोटे छोटे जो कि हमारे इस एनवायरनमेंट में आते ही जलने लगते हैं। इसका रीज़न है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। इसको घर्षण बल की वजह से जलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा है, इस वाले लेयर में सबसे कम तापमान होता है, इसका तापमान सबसे कम होता है। ये तापमान कम होते होते -173 डिग्री तक पहुंच जाता है। सबसे मिनिमम तापमान इस वाली लेयर में पाया जाता है, मध्यमंडल के अंदर पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की। जो मध्यमंडल की जो ऊंचाई बताई गई है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक रखी गई है। और इसको अलग करने वाली जो इसकी सीमा है वो मीसोपॉज कहा जाता है। इसको मध्यमंडलीय सीमा कहा जाता है, इसको मीसोपॉज कहा जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर वाली लेयर में। ऊपर वाली लेयर है, इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, इसको बाह्य वायुमंडल भी कहा जाता है और इसको तापमंडल भी कहा जाता है, थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। इस वाली लेयर को, जो तीसरी लेयर है, जो चौथी लेयर है, उसको बाह्य मंडल भी कहा जाता है, थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है और आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। इनके पास इनके रीजन है और इसको तापमंडल भी कहा जाता है। ये तो रहे इनके नाम, इस वाले मंडल के नाम, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर एक आयनोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। पहले ये जो परत है ये बहुत ही मतलब
इसमें कण बहुत ही दूर रह जाते हैं, मतलब काफ़ी कम रह जाती है वायु की मात्रा, और जो भी वायु है, जो भी गैसेज है, वो उसकी कण भी बहुत बहुत दूर हो जाते हैं। फिर भी इसमें टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। इसमें टेम्परेचर देखते हैं 500 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इसके अंदर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर गैसेज हैं जो कि वायुमंडल से जो भी हमारे यहाँ रेज आ रही हैं हमारे पृथ्वी पे, वो क्या करती हैं, इस वाले एरिया में जो भी गैसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से 500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। जब ज़्यादा सूर्य ज़्यादा सक्रिय हो, आसपास ज़्यादा हो, इक्वेटर पे ज़्यादातर चमकता है, तो ये वहाँ पर जो तापमान हो जाता है उस वाले एरिया में, वो 500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब इसमें एक और होता है ऑरोरा इफेक्ट। जो आयंस होते हैं इसके अंदर, जो गैसेज होती हैं, जो अंतरिक्ष से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ की जो गैसेज होती हैं उनमें इतना ज़्यादा चार्ज पैदा कर देती हैं कि वो चार्ज कैसा दिखता है, चार्ज बहुत ज़्यादा, जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स इसके, जो भी गैसेज हैं यहाँ पर, जो भी कण हैं, जो भी परमाणु के कण हैं, वो इतना ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चार्ज होने से वहाँ पे एक हरी सी रोशनी दिखाई देती है, हरी सी रोशनी दिखाई देती है, जिसको ऑरोरा कहा जाता है। ये ज़्यादातर ध्रुवों पे दिखाई देती है, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, ये ज़्यादातर ध्रुवों पे दिखाई देती है ये रोशनी, इसको ऑरोरा कहा जाता है, ऑरोरा। अब इसको देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई है, इस वाली परत की ऊंचाई है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर। इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर। और भी चीज़ें हैं जो मैं समझाने वाला हूँ। इसके अंदर सैटेलाइट, ज़्यादातर सैटेलाइट घूमते हैं, जो हमारे लिए जो गैजेट्स बनाए गए हैं, जो हमारी सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई, उनको चलाने के लिए जो भी ऊपर रखे गए हैं, जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, वो इस वाले एरिया में तैरते हैं। हाँ, ऐसी भी कुछ है सैटेलाइट हैं जो कि बहुत ज़्यादा रखे गए हैं ताकि पृथ्वी को बहुत ज़्यादा लेवल तक, बहुत बड़े लेवल पर उसको कवर कर सकें। लेकिन ज़्यादातर जो सैटेलाइट रखे जाते हैं वो यहाँ पे टांग दिए जाते हैं और वो उस एरिया को कवर करते रहते हैं। इसमें रेडियो जो तरंग होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनका चार्ज इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे जो भी रेडियो सिग्नल्स आते हैं वो वापस ऊपर नहीं जाने देती हैं। चार्जेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो ऊपर ना जाके वो वापस नीचे आ जाते हैं। जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जो यहाँ से जो प्रसारित किए जाते हैं, वो वापस इस वाली परत से टकरा के वो वापस आ जाते हैं और चीज़ों को चलाते रहते हैं। जो भी हमारे गैजेट्स हैं उनको चलाते रहते हैं। और क्या होता है इसमें है कार्बन लाइन। एक कार्बन लाइन है जो कि 100 किलोमीटर के, पृथ्वी का जो बेस है उससे लेके अगर देखा जाए तो वो 100 किलोमीटर के अंदर एक डिसाइड किया गया है कि ये एरिया, इस वाली ऊंचाई पर एक लाइन बनाई गई है, इसको कार्बन लाइन कहा जाता है। और यहाँ पर कार्बन लाइन क्या होता है, अंतरिक्ष की स्टार्ट माना जाता है, अंतरिक्ष का स्टार्ट माना जाता है। मतलब यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ से 0 ग्रेविटी स्टार्ट होती है। इस वाली जो कार्बन लाइन है, इस वाली लाइन से जो ऊपर निकल जाते हैं हम, यहाँ से 0 ग्रेविटी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आदमी तैरने लगता है, वायुमंडल ख़त्म हो जाता है। मतलब सभी जो भी हमको गैसेस चाहिए वो उनकी मात्रा या तो बिल्कुल ही माइनस सी हो जाती है, वहाँ पे रहती ही नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, अंतरिक्ष स्टार्ट होता है, 0 ग्रेविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बाकी अगर आप इधर ही रहेंगे, तो अगर यहाँ पे ही रहेंगे, इस वाले एरिया में रहेंगे, इससे नीचे रहेंगे, तो कहीं भी आप रहेंगे तो सबसे पहले ऊपर नीचे आपको पृथ्वी खींच लेगी, आप पृथ्वी पर गिरते रहेंगे। अगर आप इस लाइन से ऊपर चले गए तो आपको पृथ्वी खींच नहीं सकती, आप इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर निकल गए, 0 ग्रेविटी में पहुँच गए आप। याद रखना इस बात को। आपने सुना होगा अमेज़न के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो कार्बन लाइन से ऊपर गए थे। उनसे पहले जो गए थे वो भी रिचर्ड के नाम से था उनका, वो पृथ्वी से 85 किलोमीटर ऊपर गए थे। लेकिन जो जेफ बेजोस थे वो पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर निकल गए थे। मतलब असली 0 ग्रेविटी में वो गए थे। तो वहाँ पे कुछ समय रहे और वापस आ गए। स्पेस वॉक के लिए वो कोशिश कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, कि लोग जाना चाहें तो स्पेस में जा सकते हैं, 0 ग्रेविटी में जाने का अनुभव देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है।
तो वो इस लाइन से ऊपर गए थे जीरो ग्रेविटी में। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्पेस जंप होती हैं वो इस वाली लाइन से नीचे ही नीचे होती हैं, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती हैं। अभी तक जो स्पेस जंप हुई है, स्पेस से नीचे कूदना, चाहे हेलीकॉप्टर के द्वारा, चाहे हवाई जहाज़ के द्वारा, चाहे जो भी बैलून होते हैं उनके द्वारा, तो आज तक जो हाईएस्ट जंप हुई है 41 किलोमीटर ऊपर जाके जंप लगाई गई है, जो भी जंपर हैं उनके द्वारा। तो स्पेस जंप सिर्फ यहाँ से हो सकती है, अगर इससे ऊपर निकल गए तो स्पेस जंप नहीं होगी, वो अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा इंसान जो भी जाएगा। एक और चीज़ क्या होता है इसमें, हाँ, कार्बन लाइन की बात कर रहे थे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन लाइन से हर इंसान ऊपर नहीं निकल सकता, या हर एक हवाई जहाज ऊपर नहीं निकल सकता। इसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये खींचता रहता है, यहाँ तक बहुत ही स्पीड से खींचता रहता है। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की तरफ खींचता ही रहता है। अगर इस लाइन से आपको निकलना है तो आप रॉकेट इंजन से ही निकल सकते हैं। रॉकेट जो होते हैं उनमें भी अगर रॉकेट की जो स्पीड है वो कम से कम 11 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अगर उसकी स्पीड है तभी आप इस लाइन से ऊपर निकल सकते हैं, इस लाइन से निकल सकते हैं। आप देखिए कि कितने ज़बरदस्त थ्रस्ट की ज़रूरत होती है पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलने के लिए। हाँ, अगर कोई यहाँ से बाहर से आ रहा है तो उसको भी नॉर्मल तरीके से अंदर नहीं घुस सकता, उसको भी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के लिए, इस लाइन को पार करने के लिए 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, कम से कम 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड उसको चाहिए। लगभग 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अगर होगी उसकी, 9 किलोमीटर, वो भी 1 सेकंड में अगर वो सफ़र कर रहा है तभी इसके अंदर घुस सकता है। और वहीं पे अगर निकलना है तो कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड उसको चाहिए, तभी वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकल सकता है। और ये स्पीड सिर्फ रॉकेट के अंदर होती है, किसी हवाई जहाज़ के अंदर नहीं होती है। जो हमारे जेट होते हैं उनके अंदर भी इतनी स्पीड नहीं होती है। अगर आप एक बार निकल गए और आपके पास स्पीड ही नहीं है तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। अगर आप एक बार बाहर निकल गए, अगर वो स्पीड नहीं पैदा कर पाए जो कि अंदर घुसनी है, आप कभी भी पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर आपको बाहर निकलना है तो आप क्या करेंगे, पूरी स्पीड से बाहर जाएंगे। अगर किसी भी यान से जाते हैं, अगर आप 11 किलोमीटर की स्पीड नहीं है, 11 किलोमीटर पर सेकंड की, तो आप इसी लाइन के आसपास घूमते रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये चीज़ हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब हम इसकी बात कर रहे थे, इस वाली लेयर की बात। इसमें ये भी हो चुका है, टेम्परेचर हो चुका है, ऑरोरा हो चुका है, सैटेलाइट हो चुकी हैं, तरंगें हो चुकी हैं, रेडियो तरंगें। अब बात करते हैं लेयर्स की। इसमें जो तापमान है बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो इसमें सबसे निचली वाली जो लेयर होती है वो डी लेयर होती है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो जी लेयर। इसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। कम से कम 7-8 लेयर बताई गई इसके अंदर। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है डी लेयर है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जी लेयर है। इसमें तापमान थोड़ा कम रहता है, उसमें ज़्यादा रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। एक चीज़ और मैं बता रहा था, चलो आगे देखते हैं। अब इसकी जो सीमा है उसको बोलते हैं थर्मोपॉज। आयनमंडल सीमा जो है उसको थर्मोपॉज बोला जाता है। अब हम देखते हैं आगे। अब ये जो लाइन है एक्सोबेस है, इसको एक्सोबेस कहा जाता है। ये क्या है, ये जो बहिर्मंडल होता है, अब हम बहिर्मंडल में आ गए, एक्सोस्फीयर में। बहिर्मंडल में क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी गैसेज अब अंतरिक्ष में जाना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब अंतरिक्ष पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो गैसेज हैं वो तैरना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो इतनी गैसेज नहीं होती हैं कि अंतरिक्ष को भर सके, एक लिमिट में ही रहती हैं। तो अब हम देखते हैं, तो इससे ऊपर एक एक्सोबेस है, यहाँ से ये बेस कहा जाता है, बहिर्मंडल का बेस कहा जाता है, इसको एक्सोस्फीयर का बेस कहा जाता है। इसमें 2 तरह की गैसेस पाई जाती हैं, बहुत ही हल्की होती है। सबसे जो हल्की गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती हैं, जो कि हमको सबसे ऊपर वाले मंडल में पाई जाती हैं। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई रखी गई है। अगर हम एक्सोबेस से ऊपर की बात करें तो इस बेस से ऊपर की बात करें तो 700 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है।
इसकी जो मोटाई है वो 700 किलोमीटर है, क्योंकि 400 किलोमीटर एक्सोबेस ले लिया गया है। जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर से लेके एक्सोबेस है, इसकी जो मोटाई रखी गई वो 400 किलोमीटर रखी गई है। अब 400 से ऊपर जो भी इस बेस से अगर हम बहिर्मंडल को देखें तो 700 किलोमीटर रह जाता है, 700 से 1000 किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, हाँ। तो अब हम इसमें एक्सोबेस में, अगर इसका बहिर्मंडल की बात करें तो इसका बेस होता है ये वाला, यहाँ से वो बेस माना जाता है, उसकी ऊंचाई को बहिर्मंडल माना जाता है। अब हम देखते हैं हमारा जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप सभी जानते होंगे कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका वगैरह और दूसरे भी और देश हैं, जो रूस वगैरह ने अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, जो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर घूमता रहता है। ये रखा गया है इस वाली ऊंचाई पर। ये है 408 किलोमीटर ऊपर। यहाँ से लेकर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 408 किलोमीटर पर ऊपर पृथ्वी के आसपास पूरी तरह से परिक्रमा कर रहा है और रिसर्च कर रहा है बाहर की चीज़ों को और पृथ्वी की चीज़ों को। यहाँ पर कोई ना कोई आदमी ज़रूर रहता है, स्पेस शटल के द्वारा उनको पहुंचाया जाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद किसी को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और कुछ समय बाद उनको वहाँ पर ले लिया जाता है, पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और उनको खाने पीने की कुछ चीज़ें वहाँ पर दे के आ जाते हैं। तो वो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऊपर है वो 408 किलोमीटर पर परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, 408 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं एक्सोबेस। एक्सोबेस हमने बता चुके हैं, और एक्सोबेस में भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो ये थी हमारी, ये था हमारा एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर आज कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें तो जो मैंने ये बताया था, नहीं बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये जो डिसाइड कर रही है तापमान को, जो कम हो रहा है तापमान, ये जो कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर से कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य हरा स्तर, जो कि 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर कम होती रहती है। इसको जो कम हो रहा है उसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य हरा स्तर बोलते हैं इसी तापमान के कम होने को। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा वायुमंडल। अगर हम बात करें इसको किस तरह से याद रखा जाए, इस वायुमंडल को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि इसको हम क्षोभ समताप, एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट ट्रिक है, क्षोभ समताप। क्षोभ से क्षोभ मंडल बनता है, स से समताप मंडल बनता है, म से मध्य मंडल बनता है, ता से ताप मंडल बनता है और ब से बहिर्मंडल बनता है। इस तरह से हम क्षोभ समताप से, इस शॉर्ट फॉर्म से इसको याद रख सकते हैं और कौन कौन सी घटनाएं इसमें घटित हो रही है, इसी हमको अगर पढ़े हैं सही से तो याद आ जाएगा। इसको हम इंग्लिश में देखें तो तस्मते बोल सकते हैं, तस्मते, TSMTE, तस्मते। तो ये था हमारा वायुमंडल की परतें, इनमें क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।